नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जीएस के सारे टॉपिक के जो है कि पीवाईक्यू सीरीज के देख लिया था। इसमें खाली हम लोग जो है कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखे थे। तो अब जो है कि आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। इसमें हम लोग जो है कि सबसे पहले भौतिकी के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो फिजिक्स है इसके क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को, जीव विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। फिर सबसे लास्ट में जो है कि जिसमें सबसे कम क्वेश्चन आते हैं तो वो है केमिस्ट्री के। तो लास्ट में हम लोग जो है कि रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर साइंस के टॉपिक से जो है कि यूपी पीसीएस आरओ से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और इनमें से अगर पूछा जाए तो 15 क्वेश्चन केवल फिजिक्स से आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जीव विज्ञान से और 5 क्वेश्चन आते हैं केवल रसायन से। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो फिजिक्स का है। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे और एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स से क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, जो कि डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसमें बस साइंस को डाल दिया जाता है तो वो क्वेश्चन थोड़े जो है कि कंपैरेटिवली टफ हो जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक नमूना जो साइंस का क्वेश्चन भौतिकी से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए। तो आप यहाँ देखिए, तो ये कुछ साइंस के क्वेश्चन के नमूने हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाता है कि डॉप्सन की इकाई क्या है। तो क्वेश्चन का नेचर देखिए काफ़ी सिंपल है। रिंगलमैन स्केल पर क्या मापा जाता है। तो इसमें जो है कि धुएं को मापा जाता है। रॉकेट सिद्धांत जो है संवेग संरक्षण पे काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सितार है, वो जो है किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो ये क्वेश्चन होंगे। इनमें से पूछा जाए कौन सा कथन सही नहीं है। दो बल्बों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कैसे होगा, क्या होगा। जीवाश्म ईंधन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। कौन सी प्राथमिक ऊर्जा है। यही सब क्वेश्चन जो है कि दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप एक बार क्वेश्चन को अगर सामने से गो थ्रू किए रहेंगे, देखे रहेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है कि 2021 के आरओ का और पीसीएस प्री का है। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यह हमारा जो भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, हम लोग जो है कि घटना चक्र से पढ़ेंगे और घटना चक्र की पुस्तक से पढ़ेंगे और घटना चक्र की जो पॉइंटर वाली पुस्तक आती है उससे पढ़ेंगे। और अगर आपने घटना चक्र की पहली जो क्वेश्चन आंसर वाले पढ़े हैं तो वह भी ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम को होने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अगर आप उसे पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ आप जो है कि एक रिवीजन करेंगे, हम लोग जो है कि साथ मिलके एक रिवीजन करेंगे और जो है कि ये सामान्य अध्ययन के पॉइंटर से वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन एक लाइन में लिखा रहेगा, उसका आंसर लिखा रहेगा। तो हमें क्या है कि एक बार अगर हमारा नज़र चला जाएगा तो क्वेश्चन हमें याद हो जाएगा। तो हम जो है कि अब देखते हैं कि ये भौतिक विज्ञान वाले इस सीरीज़ में इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है कि मात्रक और इकाइयाँ पढ़ेंगे, मापक यंत्र पढ़ेंगे, पैमाने पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म, गुरुत्व के अधीन गति पढ़ेंगे, स्थूल पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। स्थूल मतलब मैक्रो। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा और गतिकी ऊष्मा, तरंग गति, ध्वनि, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और जो है कि विविध बारे में। तो ये टॉपिक जो है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे और एक-एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम जो है कि अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो सामान्य विज्ञान के भौतिकी से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भौतिक विज्ञान के फिजिक्स से। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो मात्रक होगा, वो उसकी इकाइयाँ। एग्जाम में जो है कि मात्रक और इकाइयों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बल, वेग, विद्युत धारा और कार्यों में से मूल भौतिक राशि है। तो 4 ऑप्शन एग्जाम में आपको दिए रहेंगे कि बल दिया रहेगा, वेग दिया रहेगा, विद्युत धारा दिया रहेगा, कार्य दिया रहेगा और कहेगा इनमें से मूल भौतिक राशि कौन है।
तो इनमें जो विद्युत धारा है यह मूल भौतिक राशि है। वैसे ही आगे पूछ रहा है शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। और विद्युत धारा का इकाई क्या है, तो यह भी वाट है। तो ध्यान रखिए कि विद्युत, ये शक्ति का मात्रक और विद्युत धारा का मात्रक दोनों जो है वाट है। अब ऐसे पूछा जाएगा बल का मात्रक, तो आपको पता है न्यूटन होता है। तो ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, वो आपका जो एक रिवीजन हो जाएगा। कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको याद कर लेना है एग्जाम के लिए। कार्य का मात्रक पता है आपको, जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो होता है ओम मीटर। हो सकता है आपको ना पता हो तो इसको आप याद कर लीजिए। प्रकाश वर्ष की इकाई मात्रक है तो दूरी है। एग्जाम में यह कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो यह दूरी की है। क्योंकि नाम से लग रहा है कि प्रकाश वर्ष, तो दूरी नहीं दिया रहता है, दूसरा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन ये दूरी का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, एक साल में जितनी लाइट चलती है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्षों में मापे जाने का कारण क्या है, तो अब कह रहा है कि ये जो प्रकाश वर्ष है इसे क्यों मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ये खगोलीय दूरियां को। तो इसलिए मापा जाता है कि प्रकाश वर्ष की गति जो है सदैव निर्वात में एक समान होती है और यह काफी बड़ी होती है। मतलब अगर इसे हम किलोमीटर में मापेंगे तो हमें पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट करके प्रकाश वर्ष में कर देते हैं। अब देखिए एक पारसेक, जो एक पारसेक है, अब यह पारसेक भी जो है ना कि यह भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन यह क्या है, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। अब पूछ रहा है कि एक पारसेक में कितना होता है, तो कह रहा है कि 3 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। तो अगर पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना पारसेक होता है, तो 3 × 10⁻16 मीटर। और यह जो है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वह है पारसेक। अब देखिए पारसेक पूछ रहा है किसका मात्रक है, तो अभी हमने पढ़ा दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ से चारों क्वेश्चन है, मैंने कहा कि ये प्रकाश वर्ष वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसी से क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी जरूरत है इस एग्जाम के लिए। घटना चक्र पढ़ना बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आप लोग टॉपर्स का इंटरव्यू सुने होंगे तो वो लोग भी कहते हैं कि घटना चक्र घटना चक्र घटना चक्र, केवल घटना चक्र पढ़ो। तो इसलिए हम लोग जो है कि अब यहाँ हम इसको रिवाइज करेंगे। देखिए आगे, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो सेंटीमीटर होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 6 फीट की जो व्यक्ति है उसको अगर नैनोमीटर में व्यक्त किया जाए तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। अब पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर में तब कितना है, तो 1 नैनोमीटर में जो है कि 10⁻9 मीटर होता है, या तो कह लो कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, तो विद्युत जो है कह रहा है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादन की जाती है। तो मेगावाट क्या है, अगर जहाँ किसी भी पावर हाउस में जितनी बिजली उत्पादित की जाती है तो उसे मेगावाट में काउंट करते हैं। किलोवाट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादित होती है, तो किलोवाट में करना गलत है। किलोवाट में वो बिजली हम लोग मापते हैं जो हमारे घरों में होती है, क्योंकि हम घरों में मेगावाट बिजली की जो ज़रूरत तो होती नहीं। अब एक टीवी, बल्ब, पंखा, फ्रिज चलाना है तो मेगावाट बिजली की तो आवश्यकता होगी नहीं, किलोवाट में होगी या तो वॉट में होगी। अब ऐसे देखिए एम्पियर इकाई है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कहता है कि इनमें से किसका जो है कोई मात्रक नहीं है, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता।
अब देखिए कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए, तो एग्जाम में जो है ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, कहता है कि मेज़र कीजिए। तो देखिए जो त्वरण एक भौतिक राशि है और इसकी इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है। अब ऐसे ही दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल है। अब देखिए सही सुमेलित है, फिर आगे कह रहा है तो इकाई क्या है और इसका पैरामीटर। तो वाट का मात्रक क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य। नॉट का समुद्री जहाज की गति मापते हैं। तो वाट से क्या मापते हैं, शक्ति मापते हैं या तो सामर्थ्य मापते हैं। नॉट से क्या मापते हैं, समुद्री जहाज की गति को, नॉट। और नॉटिकल माइल से नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को मापते हैं। कैलोरी से क्या मापते हैं, ऊष्मा। और वोल्ट से विभवांतर। और मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन हम लोग जो है कि जीएस पॉइंटर से देख रहे हैं, जीएस पॉइंटर वाली बुक से 2023 की। अब ऐसे देखिए सुमेलित है, कह रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है, तो उच्च वेग क्या है, मैक से सुमेलित है। अगर किसी भी चीज का गति जो है बहुत ज्यादा है तो उसे हम मैक में नापते हैं। जैसे कि ये लड़ाकू विमान, जो लड़ाकू विमान होती है उसका जो हम लोग स्पीड मापते हैं मैक में नापते हैं। तो जैसे कहते हैं कि ये 5 मैक का है, स्पीड इसकी 5 मैक है, 2 मैक है, 1 मैक है, ऐसे। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। हार्स पावर, कह रहा है कि 1 हार्स पावर में कितना वॉट होता है, तो 746 वॉट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल। तो जो है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल। अब देखिए लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर है। ऐसे ही प्रेशर या दबाव किससे मापते हैं, पास्कल से, अभी हमने देखा। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता किससे मापते हैं, तो वैक्यूरेल से। और ऊष्मा को हम लोग जो है कि जूल से मापते हैं, ये तो यहीं पर देखे, ऊष्मा या ऊर्जा। अब 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, कितना होता है, तो देखिए जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। तो अभी यहाँ देखिए 1 माइक्रोन किसके बराबर, तो हमने यही देखा 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर में है तो यह हो जाएगा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में रखें, अगर इसको कहना चाहे तो 10⁻³ मिलीमीटर हो गया। अब देखिए डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है। सेल्सियस जो है ताप मापने की इकाई है। और समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ, यहाँ भी पूछ लिया। और नॉटिकल माइल, या तो नॉटिकल माइल कहे या तो समुद्री माइल। तो नॉटिकल जो है कि समुद्री माइल को नापने के लिए ही होता ही है। तो नौ संचालन में दूरी की इकाई है ये। आगे देखिए कैलोरी जो है किलोग्राम, कैलोरी, किलोग्राम, किलो जूल, वॉट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें से ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है, तो ये वॉट नहीं है। वॉट क्या है, यह बिजली की इकाई है। और बाकी कैलोरी, किलोग्राम या किलो जूल, इससे ऊष्मा माप सकते हैं। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग तथा जूल में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो देखिए सेंटीग्रेड नहीं है, यह ताप की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो ये आप सबको पता है, 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम के। दाब की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन जो है कि प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। देखिए दाब का मात्रक क्या है, तो जो है किलोग्राम बल या तो वर्ग सेंटीमीटर। देखिए किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और दाब किसका मात्रक है, तो दाब को कैसे मापते हैं, तो पास्कल से। 1 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर
दाब समतुल्य किसके बराबर, 1 बार के। अब बार जो है वो दाब की इकाई है, पारिस्थितिकी दबाव जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। तो देखिए बार अभी मैंने बताया यह दाब की है। बल, दाब, वेग, त्वरण में से अदिश राशि कौन सी है, तो दाब जो है वो अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, और सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अब आगे देखिए, तेल का एक बैरल होता है, हम सुनते हैं कि जो है कि क्रूड ऑयल एक बैरल का रेट इतना है उतना है, तो एक बैरल में होता कितना है, तो 159 लीटर। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी, फर्मी मतलब फेम्टोमीटर में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो यह फर्मी है। क्या है इसका, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। अब ऐसे ही आगे देखिए, कह रहा है क्यूसेक सुमेलित कीजिए, सुमेलित है। क्यूसेक क्या होता है, तो क्यूसेक से हम जो है कि जल के प्रवाह की दर को मापते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस फला नदी में इतना क्यूसेक जल छोड़ा गया, तो जल जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसे हम क्यूसेक में मापते हैं। अगर जल कम मात्रा में होती है तो हम 1 लीटर 2 लीटर में मापते हैं। बाइट किसकी इकाई होती है, तो कंप्यूटर की गणना की जाती है बाइट में। रिएक्टर क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं, परिमाण नापते हैं, हम कहते हैं कि इतने रिएक्टर का भूकंप आया। बार हमने देखा, इससे दाब मापते हैं। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पूछा मैच द फॉलोइंग में, फिर अगले साल पूछ लिया अलग से कि क्यूसेक का बता दो, तो अगले साल फिर पूछेगा बाइट का बता दो, फिर पूछेगा रिएक्टर बता दो, और बार तो अभी कई बार पूछेगा ही। देखिए नॉट, डॉब्सन, प्याज और मैक्सवेल, ये ग्लेन मैक्सवेल वाला नहीं है, ये अलग मैक्सवेल है। तो में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि वायुमंडल की मोटाई किससे मापी जाती है, तो 4 ऑप्शन दिया है, तो डॉप्सन से मापी जाती है। डॉप्सन, अब फिर आगे अगले साल देखिए पूछ रहा है डॉप्सन की इकाई क्या है, तो ओजोन सांद्रता है। अब इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस साल पढ़े हैं तो अगले साल या किसी साल फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पूछा मैच द फॉलोइंग में एक साल के क्यूसेक बताइए क्या है, फिर अगले साल पूछ रहा है कि क्यूसेक मापा जाता है, फिर यहाँ एक बार डॉप्सन का पूछ लिया, फिर अगले साल अलग से पूछ लिया। तो क्वेश्चन जो है कि तोड़ मरोड़ के रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन की ये सीरीज हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं साइंस की। अब अगला हमारा जो टॉपिक आ गया वो है मापक यंत्र एवं पैमाने। इसमें हम जो है कि मापक यंत्रों को पढ़ेंगे, उसके पैमाने को पढ़ेंगे। तो देखिए सोनार का प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग क्या होता है, नौ संचालकों द्वारा, नावों द्वारा समंदर में सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोनार। तो देखिए अगर महासागरों में कोई चीज डूब गई है तो उसका पता कैसे, सोनार से लगाया जाता है। अब सोनार कह रहा कि सोनार में हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगे। अब देखिए तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक ईयर में एक ही, पहले पूछ रहा है सोनार का प्रयोग कहाँ होता है, तो बता दिए आपकी नौ संचालन में होता है। फिर कह रहा है कि अगले साल बता रहा है कि ठीक है नौ संचालन में अगर महासागर में कोई वस्तु डूब गई तो उसकी स्थिति का पता कैसे लगाएंगे, तो ये सोनार से पता लगाएंगे। अब अगले साल पूछ रहा है कि सोनार में से हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में कौन सा तरंग यूज करते हैं, तो वो पराश्रव्य है। पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 20,000 से ज्यादा होती है हर्ट्ज से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ऑडियोमीटर से। अब कह रहा है कि बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वैन में से वायु की गति मापी जाती है। तो अब यहाँ देखिए विंड वैन कहेंगे तो विंड मतलब हवा, तो वायु की गति से मापी जाती है, लेकिन नहीं, एनीमोमीटर से जो है कि वायु की गति मापी जाती है। अब आगे देखिए कह रहा है कि सुमेलित कीजिए।
एनीमोमीटर, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। टैक्योमीटर, 36 दूरियां लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं की मापन। तो टैक्योमीटर आप याद रखिए कि टैक्योमीटर से जो है कि 36 दूरियों को मापा जाता है, लंबवत उन्नयनों को या दिशाओं को। वोल्टामीटर से विभवांतर मापा जाता है। एनीमोमीटर अभी मैंने बताया कि विद्युत धारा मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल। देखिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग जो है कि उच्च ताप के मापन में किया जाता है। तो पायरोमीटर आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में जो हैंड गन लेके हाथ में ऐसे या माथे पे एक गन पॉइंट करके मशीन लेके टेम्परेचर मापते थे, उसी को पायरोमीटर कहते हैं। ये संयंत्रों के ताप का मापन किया जाता है। अगर तापमान जो है कि 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का जो ताप होता है, उससे जो है ये पायरोमीटर से मापते हैं। ये गन होता है, उसका लेजर ऐसे इस पे करेंगे पॉइंट तो वो बता देगा। देखिए ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव्य तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है। तो अब स्पेसिफिक पूछ रहा है कि अलग अलग जो तापमापी है इनमें से इसका प्रयोग किधर किया जाता है। तो विकिरण तापमापी, तो मैंने बताया कि एक मशीन है, उसमें दूर से जो है कि विकिरण से गन से ऐसे छोड़ा जाता है, तो विकिरण तापमापी है ये। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो वो कौन सा है, यही पायरोमीटर है। अभी मैंने बताया कि ये जो है कि 1500 से 2000 जो है कि डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापता है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अब देखिए पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। तो अगर सोलर रेडिएशन के इससे ज्यादा ताप मापना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, पाइरोहीलियोमीटर। अब देखिए मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। तो जो गैसों के दाब को किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से। उपकरण है यंत्र है उसको मिलाइए। तो कह रहा हाइग्रोमीटर, किस हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो सापेक्षिक आर्द्रता। यहाँ ध्यान दीजिए शब्द पे कि यह हाइग्रोमीटर है, जो है कि हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो। ये हाइड्रो अलग है, ये हाइग्रो है, लास्ट में जो है कि ग्रो है, और ये है ड्रो। तो ये हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से जो है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। स्प्रिंग तुला क्या होता है, इससे भार चेक किया जाता है। अब आगे देखिए ओडोमीटर क्या है, तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर। अब ऐसे ही ओडोमीटर क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने की एक यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर को आप याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। वैसे ही आगे देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग क्या किया जाता है, तो बैरोमीटर। अभी हमने पीछे देखा था कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अब देखिए साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होता है, तो इस बैरोमीटर में जो है ना पारा होता है, लीड। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो लैक्टोमीटर से। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर। अभी हमने देखा कि वायु की आर्द्रता मापी जाती है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। या अब देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो इसको हिंदी भाषा में आला कहते हैं। जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए रहता है और कान में ईयरफोन जैसा लगा के सीने को चेक करता है, तो इसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। इसको हिंदी में आला कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में। अब यह क्या है, हृदय की जो ध्वनि सुनने के लिए। तो असल में हृदय की जो ध्वनि सुन के उसमें जो चल रहा है उसे पढ़ने के लिए। अब देखिए जो बीपी नापने की मशीन होती है,
अब उसे क्या कहते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो ये दोनों तो आप याद रखिए, अभी ये आगे बहुत बार रिपीट होगा, देखिएगा। कैरेटोमीटर क्या है, तो सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। सोने की जो शुद्धता है कैसे पता करते हैं, तो कैरेट से, कि यह जो है कि 24 कैरेट का है, तो वहीं से बना है कैरेटोमीटर। तो देखिए लक्स मीटर, तो लक्स मीटर से क्या, प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि जो है कि रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। रडार का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पूछा था कि सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है, और पूछ रहा है रडार। रडार क्या है, RADAR। यह जो है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये जो है कि नौ संचालन या समुद्र में शिप द्वारा यूज किया जाता है, और रडार जो है यह प्लेन द्वारा, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो यात्री प्लेन हो, उसका प्रयोग किया जाता है रडार का। आपकी आसपास कोई वस्तु है कि नहीं है, उससे आप टकरा तो नहीं जाएंगे, बचना है, तो इसके लिए रडार का प्रयोग करते हैं। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंपों के परिमाण तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो भूकंप का मापन, अभी हमने देखा था। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भूकंपी लहरों का आयाम तथा परिमाण। अब देखिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, तो रिंगलमैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो धुएं के लिए। ये क्वेश्चन अभी जो है कि यूपीपीसीएस RO 2021 का है, मैंने आपको दिखाया था ये क्वेश्चन। ये आप देखिए रिंगलमैन से क्या मापा जाता है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापता है, तो यह धुआं। तो मैं बताया था कि धुआं मापता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है तो धुएं को मापने के लिए। सेल्सियस जो है ताप, किलोवाट आवर विद्युत, जो है कि RH गुणांक, तो इससे रक्त का मापा जाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप, ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता, तो केल्विन है। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल। तो देखिए सुमेलित करना है, तो ऊंचाई को कैसे मापा जाता है, तो ऑल्टीमीटर से। जितने भी फाइटर प्लेन या प्लेन होते हैं उसमें ऑल्टीमीटर लगा होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। पैडोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो ऑल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। देखिए ऑल्टीमीटर से ऊंचाई। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर से दाब। अब ध्यान दीजिए कि मैनोमीटर से जो है कि नॉर्मल प्रेशर को मापा जाता है, लेकिन बैरोमीटर से वायुमंडलीय प्रेशर को। ये नहीं कि मैनोमीटर से दाब मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब भी मापा जाता होगा। कार्बोरेटर क्या है, आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राम क्या है, हृदय की गति जो ऐसे 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 चलता है, इसे क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ। सिस्मोमीटर क्या है, भूकंप तरंगों का तीव्रता मापता है। अब आगे चले देखिए, फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है, तो पॉलीग्राफ। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीग्राफ जो है ऐसा कुछ नहीं होता कि यह, मूवियों में तो आपने देखा ही होगा कि पॉलीग्राफ कैसे काम करता है, फिर भी मैं बताता हूँ कि इसका ऐसा नहीं होता कि आप झूठ बोलेंगे तो कहेगा ये झूठ बोल रहा है, सच बोलेंगे तो कहेगा ये सच बोल रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कि BP, हार्ट रेट, हार्ट बीट,
और भी अन्य जो चीज़ें हैं उसको एक ग्राफ में दर्शाया जाता है। अब जब फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर इस बीपी और हार्ट रेट में कोई अंतर होगा तो ये उसको देखते हैं। अगर नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो डरेंगे तो ग्राफ में परिवर्तन आएगा। तो इस हिसाब से जो है कि पॉलीग्राफ कार्य करता है। तो आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो थियोडोलाइट। तो इसको आप याद रखिए, थोड़ा अजीब नाम है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक आ गया यांत्रिकी का। तो इसमें हम लोग जो है कि द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति के बारे में जो क्वेश्चन आए होंगे उसको हम देखेंगे। और यह जो टॉपिक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए ध्यान से। इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़े आपके जो है समझने वाले होंगे। ये डेली प्रैक्टिकल लाइफ पे होंगे, जो हम डेली कार्य करते हैं उन पे बेस्ड होंगे। तो इसमें आप बस थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कह रहा है कि कोई साधारण सा यंत्र होता है तो किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो कह रहा है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो कोई भी इंसान जो है कि किसी भी यंत्र का प्रयोग क्यों करता है? कि बल थोड़ा सा लगा के जो है कि काम को आसानी से कर लिया जाए, तो इसलिए यंत्र का, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? बढ़ेगी। अब कोई अगर यहाँ कह रहा है कि संवेदनशील तराजू है, तो अगर कोई भी इंसान सांस लेगा तो उसका जो है कि हवा का भी तो वजन अपने आप में थोड़ा बहुत होता ही है। तो क्या होता है, तराजू की रीडिंग जो है कि वो बढ़ेगी। अगर इंसान जो है 60 केजी का है तो पॉइंट करके 0.1 हो सकता है। देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन होता है उसकी कार्य प्रणाली क्या होता है? तो अपकेंद्रीयकरण या अपकेंद्रण, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। जो वॉशिंग मशीन में होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मतलब एक वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर जो मोटर लगे होते हैं वो ऐसे घूमता है तो बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगाता है, बाहर की तरफ, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ लगता है। अब यही वाला फोर्स जो है कि आगे क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि जो दूध से मक्खन निकाला जाता है तो उसमें कौन सा कार्य प्रणाली लगता है? तो यही वाला लगता है। आगे देखिए, विस्थापन वेग बल आयतन में सदिश राशि। कह रहा है कि सदिश राशि नहीं है, तो मतलब अदिश राशि कौन सा है? सिंपल सा पूछ रहा है कि अदिश राशि कौन सा है इनमें से? तो आयतन जो है यह अदिश राशि है, मतलब सदिश राशि नहीं। अब आगे देखिए, गति, वेग, टॉर्क या विस्थापन में सदिश राशि नहीं है, तो गति नहीं है। तो इनमें जो है कि सदिश राशि और अदिश राशि पूछ रहा है। देखिए, समय, चाल, विस्थापन, दूरी में सदिश राशि है तो विस्थापन है। तो मैंने आपको बताया कि सदिश राशि वो है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों हो। अदिश राशि वो है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो। आगे देखिए, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य में सदिश राशि है। तो संवेग जो है कि सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। अब देखिए, पदार्थ के संवेग मतलब मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशियां प्राप्त होती है वह क्या है? द्रव्यमान है। बल गुणनफल है किसके? तो द्रव्यमान और त्वरण का। तो अब देखिए, ये पूछ रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट पूछ रहा है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि किसी घन के आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई जो है माप की इकाई में होगी कितना? 6 होगी, 6 गुना। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा जो है न तो सृजित की जाती है और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण यही है।
हवा जो है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। तो हवाओं में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा ये सोलर टरबाइन होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा कैसे कन्वर्ट होती है? तो गतिज ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हमारे द्वारा उपयोग में की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो है संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सौर ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। अब ऐसे देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2021 में ही आया था, अगर आपने देखा होगा तो। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने। विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप होता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो गतिज ऊर्जा। अभी मैंने यहाँ बताया कि यहाँ जो है कि पूछा जाता है कि ये विंड पावर है या जो विंड एनर्जी है, वो जो है कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? तो गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम, इनर्शिया। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे यात्री जो है कि यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व, मतलब यही न्यूटन का पहला ही नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया, यह नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, एक्शन बराबर रिएक्शन। अब देखिए, कथन ये कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षण रहित पृष्ठ, मतलब बिना घर्षण के कोई पृष्ठ है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण कह रहा है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो तो उसका जो संवेग h है परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है कि E और R दोनों सही है, लेकिन किंतु जो है कि R जो है A को सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इसका यह कारण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ पर घर्षण बहुत कम होता है, आपका पैर धंस जाता है उसमें। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो होता है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। मनुष्य एक स्थिर नाव से जो है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना है। मतलब देखिए, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुकेंगे, तो -x बराबर क्या होगा? y और z। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन। अब आगे देखिए, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, मतलब रुका है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार जो है कि सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर अभिक्रिया जो है r से कम हो। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है 4:9 है, तो उनमें वेग का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? वह 2:3। तो यहाँ जो है कि x बराबर y बराबर z होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वह क्षैतिज से उसका आकार अनंत होगा कि पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी?
तो ये कह रहा है ये बात कि अगर एक तेल टैंकर है, तेल का टैंकर है, वो समतल पे जा रहा है और वह भरा हुआ है अंशतः, मतलब आधा भरा हुआ। मान लीजिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक तेल का टैंकर है, ठीक है। ये मान लीजिए एक तेल का टैंकर है जो कि ट्रक पे लद के जा रहा है। अब कह रहा है कि ये आधा इसमें भरा हुआ है। अगर ये आगे की ओर गति कर रहा है तो इसमें जो तेल है वो ये ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगी और तेल जो है इधर बह रहेगा। तो वही कह रहा है क्षैतिज में इसका जो आकार है अनंत होगा और जो है पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी, तेल यहाँ ज्यादा रहेगा। अब देखिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। अब 4 स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा। कह रहा है कि तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन और तीसरा है यह सही है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है? तो पहिया और धुरी के बीच जो है कि जो ससंपर्क है प्रभावी क्षेत्र घट जाता है इससे। अब देखिए त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप देख लीजिए क्या होता है। अब अगले टाइप का हमारा क्वेश्चन जो है वो गुरुत्व के अधीन गति है। तो यह देखिए, यह वैज्ञानिक, तो गुरुत्व के अधीन टॉपिक से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो वो कौन है? ब्रह्मगुप्ता। अपने इंडियन जो वैज्ञानिक थे वो न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि सारी वस्तुएं जो वो हैं कि पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं, इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों गिर नहीं जाती? क्यों? इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र है से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके द्वारा दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? जितना है उसका चौथा भाग हो जाता, कम हो जाता। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। भार क्यों बदलेगा? उसकी गति बदलेगी। लकड़ी लोहे और मोम के समान, मोम के आकार समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराया जाता है। कह रहा है कि एक लकड़ी गिराई जाएगी, एक लोहा गिराया जाएगा, एक मोम गिराया जाएगा समान आकार के। तो जो टुकड़ा है वो सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, वह सभी एक साथ पहुंचेंगे। तो कह रहा है इनमें से कौन पहले पहुंचेगा? तो जो है सब एक साथ पहुंचेंगे। अब देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद जो समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। कह रहा है हवा में लोहे की और लकड़ी की समान भार वाली गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले गिरेगी? तो जो लकड़ी की गेंद है वह बाद में गिरेगी, लोहे वाली गेंद पहले गिरेगी। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो
तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। दो गेंद है ए तथा बी, क्रमशः 10 केजी और 1 केजी की है, तो उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी साथ पहुंचेंगी। तो ये हम लगातार अभी यही क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे कह रहा है, कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन ये सही है, लेकिन परंतु उसका जो है कारण गलत है। चंद्रमा पे भी पृथ्वी की तरह ही अपना गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कम है। ये क्वेश्चन 2021 का है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगर कोई भी पिंड है तो उसका भार जो है पोल पर सर्वाधिक होगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, चाहे वो पिंड हो चाहे मानव। वायु, जल, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार जिसमें होगा वह है हाइड्रोजन। अगर कोई एक पिंड है उसको वायु में रख दो, जल में रख दो, हाइड्रोजन में रख दो और नाइट्रोजन में से रख दो, तो इनमें सबसे अधिकतम जो भार होगा वह किस में होगा? तो हाइड्रोजन में होगा। देखिए, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में से मुक्त रूप से गिरने वाला एक कण के मामले में समय t में विस्थापन d का जो विवरण प्रस्तुत करने का रेखा चित्र है। तो ये रेखा चित्र आपको एग्जाम में दिया रहेगा, बनाना नहीं होगा। तो ये रेखा चित्र है। देखिए, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ जो है कि एक फिक्स कोण पर आनत है। जैसे ही दी गई आकृति में दिखाया गया है कि एक पिंड विरामावस्था में से आरंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस तक पिंड को पहुंचने में समय लगेगा। तो वो कितना लगेगा आप देख लीजिए। एक ऊंची इमारत में से एक गेंद जो है 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो अगर कोई भी एक गेंद जो है इमारत से गिराई जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड से समान त्वरण के साथ, इसका जो वेग है बाद में नहीं बढ़ेगा, तो 3 सेकंड बाद जो है कि 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर पर सेकंड। तो इसको जो है 3 से गुणा कर दीजिए। एक पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या जो है 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। अगर कोई विनाशकारी भूकंप आएगा तो उसे गुरुत्व के जो त्वरण का क्या मान होगा? तो 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से ज्यादा। एक वस्तु का पृष्ठ पर द्रव्यमान जो है 100 केजी है। गुरुत्व जनित त्वरण g, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जनित g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा? 100 केजी। भारहीनता क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। इस तेज गति को हम जो है अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं करते? अपने कक्ष में पृथ्वी की जो गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि धरती की घूमने की गति जो है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घटेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अब देखिए, एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि
पृथ्वी का जो है कर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आगे देखिए, एक भू उपग्रह है, सैटेलाइट है, अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा है। यदि अपकेंद्र बल के प्रभाव में होता है तो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। कौन सी विधि से? डॉपलर इफेक्ट से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है क्यों? तो केंद्राभिमुख बल, जो अपकेंद्र बल है, के कारण। देखिए, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल कौन है? तो प्रबल नाभिकीय बल। एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कि अधिक मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का जो त्वरण गति है ऊपर जा रही है। लोलक की कालावधि किस पे डिपेंड करती है? तो लंबाई पे निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी जो है स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद जो है आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाए, क्योंकि उसका भार जो है घट जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में क्या होगा? जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्तक में गोलक जो है 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करते हैं। तो इनमें पहला दूसरा सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, तो गलत है। यदि दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है तो बात सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। क्यों? शीतकाल में। तो पेंडुलम घड़ियां जो होती है शीतकाल में बहुत तेज चलती है, क्योंकि उसका लेंथ घट जाता है। क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पर कि जो पेंडुलम या लोलक है, इसकी कालावधि लंबाई पर डिपेंड करती है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर छोड़ी जाती है तो वो वापस नहीं आएगी। सैटेलाइट जो है इसी स्पीड में जाती है। अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो देखिए, अगर फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अपने दोस्त को फेंकिए, वो कभी वापस नहीं आए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनके ऊर्ध्वमाध्य धूल कण वेग से कम है। तो ये रहा